देखो आज इसका प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड जैसा तो लग नहीं रहा है सारा कुछ सिंपल ही। लेकिन इसमें करना क्या है, इसमें 3D का प्रोग्राम जब हम चलाएंगे तो बहुत सारे लोग ना यहाँ पे भी 3D का ही प्रोग्राम चलाते हैं। उस केस में क्या रहता है, साइकिल टाइम बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि भाई इसको फिनिश करने के लिए आप पॉइंट वन का स्टेप ओवर दोगे, इसमें भी पॉइंट वन का स्टेप ओवर चलता है, तो टाइम ना बहुत बेकार जाता है टाइम। तो इसका प्रैक्टिस करेंगे। फिर जो दूसरा रहेगा कि कल जो हम लोग लेक्चर करेंगे उसका मैंने प्लानिंग किया है कि एक ऐसा जॉब जिसमें एक ही इसके अंदर, मतलब जैसे ये एक फाइल है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सेव कराता हूँ, डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया मील प्लेट, ठीक है, मील प्लेट, ओके। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम किधर गया, ये फर्स्ट सेटअप का प्रोग्राम बनाते हैं, फिर सेकंड सेटअप का प्रोग्राम बनाते हैं, तो दोनों फाइल अलग अलग हो जाती है। तो हम एक ही फाइल के अंदर फर्स्ट सेटअप सेकंड सेटअप का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, इसका हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी इसका देख लेते हैं मोटा मोटा। अब इसमें देखो एनालिसिस करने के लिए कितने का कटर चलेगा और कितने का नहीं चलेगा, उसके लिए सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि ये रेडियस हमें चेक करनी है, बस। ये रेडियस पे चल जाए कटर, उतना कटर हमें रफिंग में ले लेना। बाकी नहीं भी जाएगा तो सेमी करेंगे, रेस्ट करेंगे, जो भी रहेगा जैसा वैसा हम लोग करेंगे। मैंने इसका वर्क प्लेन वगैरह सेट करके रखा है। अगर साइज़ की बात करें तो इसका साइज है 324 बाई 204 और 32 mm थिकनेस पे है। अब अगर रेडियस एनालिसिस देखें तो एक तो मेज़र टैप से भी चले जाएंगे, और मेज़र टाइप में जाने के बाद ये 10 का रेडियस है, ये 20 का है और ये 7 का है, और ऐसे नीचे ये मतलब 7 का है। तो लास्ट में हम लोग जो कटर चलाएंगे वो 7 के रेडियस से कम का चलाएंगे। तो सिंपल सी बात है, 10 से जब 10 या 8 से फिनिश करेंगे उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। रफिंग के लिए 25 का, या ये डिस्टेंस भी देख सकते हैं हम लोग रफिंग के लिए एक क्राइटेरिया। और ये यहाँ से वाई वैल्यू यहाँ का 65 है, बहुत है। 35 का भी चला सकते हैं, 20 का भी चला सकते हैं, 25 का भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो अवेलेबल हो वो चला सकते हैं। टूल पाथ आउटर नहीं चलाएंगे, आउटर आप लोग चला लेना, कि आउटर का भी बताएं। देखो इसमें सब कुछ इंक्लूड कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक बाउंड्री क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे गए, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन, कोई भी बाउंड्री एक ले लो। मैंने इसको डिलीट कर दिया, एक्सेप्ट, ओके, ठीक है। अब इसमें आउटर मैं जैसे चला रहा हूँ तो मैंने कांस्टेंट जेट का टूल पाथ लिया, और देखो ये जो प्लेट है ये एक्चुअल में तो होती एसएस की है, बट इसका जो सीट मेटल पे जो डाई क्रिएट होता है, जो भाई जब ये बनेगा तो ऐसा तो होगा नहीं, और कोई सॉलिड मटेरियल पे कट के तो मील का जो डिश रहता है, जो थाली रहती है, वो तो बनती नहीं है। कि ऐसा नहीं कि एसएस पे मोटा 32 में मोटा लाए फिर उस पर काट के बनाए। पत्ती होती है 3 mm 2 mm की, उसको हम लोग इस टाइम जो अपना डाई होता है, सीट मेटल का जो डाई होता है, उसमें हम लोग पंच कर देते हैं तो वो बन जाता है। तो हम लोग डाई पंच की प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे इसका जो सेम टू सेम इसका प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इसके लिए आउटर का मुझे अगर प्रोग्राम चलाना है तो बहुत ज़्यादा 2 mm 4 mm मटेरियल एक्स्ट्रा होगा। तो चाहो तो एक ही बार में चला दो, या तो रफ फिनिश करके चला दो। तो देखो जैसे मैं 25 से मैं 20 से इसको रफिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो 20 का कटर मैं रफिंग में चला देता हूँ। मैंने कटर का नाम दे दिया 20 का R2, 20 का R2, 150 mm लेंथ पे R2 है, और 20 का डाया है, 20 नंबर पॉकेट पे, और 4 इंसर्ट पे है, ठीक है। ब्लॉक हमारा कैलकुलेटेड है, टूल मैंने डिफाइन कर दिया, लिप बाउंड्री मैंने दे दिया 1 नंबर। अब इसको मैं क्या करूँगा, कीप आउटसाइड कर दूंगा, ठीक है, ओके। देखो अभी बाउंड्री का कौन सी बाद में देखते हैं, सारा कुछ पहले पैरामीटर डिफाइन कर दे। इसको मैं रफ फिनिश कर देता हूँ, स्पाइरल में चलाऊँगा, और टॉलरेंस में 0.2 रखता हूँ, और वॉल पे स्टॉक 0.1,
सॉरी, फ्लोर पे कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि नीचे में पार कर देना है। और फ्लोर पे मैं 0.1 रख लेता हूँ फिनिश के लिए। और 20 का कटर है। और मेटल अगर मैं एल्युमिनियम पकड़ लूँ या एल्युमिनियम ले लेंगे तो 1.5 mm का कट दे सकते हैं। अगर SS है तो 0.2 0.3 का कट देंगे। तो मैं जनरेशन पर्पज से 0.5 का दे देता हूँ। ये सारा कुछ डिफाइन कर रैपिड कैलकुलेट करेंगे। 100, 60, 150 जो भी आपको देना है। थोड़ा सा हॉरिजेंटल आर्क दे देंगे ताकि वॉल को छोड़ के निकल जाए कटर। हॉरिजेंटल आर्क 60 डिग्री दे दो, 90 डिग्री दे दो, 30 डिग्री दे दो, कुछ भी दे दो, जस्ट वॉल को छोड़ के निकल जाना चाहिए कटर। मैं 5 दे देता हूँ। फर्स्ट एंड लास्ट में चाहिए सेम लीड आउट कर देता हूँ। लिंक्स स्ट्रेट स्कीम इंक्रीमेंट कर दो या स्कीम इंक्रीमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फीड अभी मैं इसको एल्युमिनियम कंसीडर कर लेता हूँ अगर, तो 5500 RPM और कम से कम 4500 5000 फीट। और अगर टूल पाथ को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट नहीं होगा। अच्छा, इनसाइड पड़ा हुआ है, मैं बाहर टूल चलाना है तो हम जाएंगे लिमिट दे दिया और टूल को क्या करेंगे आउटसाइड कर देंगे। अभी पूरा कैलकुलेट नहीं होगा, एक भी नहीं हुआ। क्या करना पड़ेगा? तो ब्लॉक को बढ़ाना पड़ेगा। ब्लॉक को जेट पोजीशन में लॉक कर देंगे और एक्सपेंशन में मैं डाल देता हूँ कटर डायमीटर के बराबर डाल देता हूँ। कोई दिक्कत ही नहीं होगा कैलकुलेट। इसको ये चेक कर लो कि क्लॉकवाइज चल रहा है या नहीं चल रहा है। सिमुलेट, ठीक है, ओके। अगर 1 आध mm नीचे और एक्स्ट्रा लेके जाना है तो जा सकते हो। उसके लिए जेड में भी क्या करेंगे, 1 mm एक्स्ट्रा डाल देता हूँ। ब्लॉक में जाएंगे, जेड में 32 लॉक है, 32 को अनलॉक करके इसको 33 कर देता हूँ, 33 कर देता हूँ और फिर से लॉक करके टूल पाथ कैलकुलेट कर देता हूँ। इसको मैं 1 नंबर नाम देता हूँ आउटर रफ। इसी का एक कॉपी क्रिएट करेंगे और आउटर फिनिश कर देता हूँ। और इसको मैं प्रोग्राम दे देता हूँ 2 नंबर और इसमें एक डाल देता हूँ कोई सा भी इंड मिल। मैं 16 का डाल देता हूँ, 16 का 100 mm लेंथ पे और 16 नंबर पॉकेट पे। यहाँ पे कटर का नाम डिफाइन कर देंगे 16 का इंड मिल। अब आएंगे स्टॉक टॉलरेंस 01, स्टॉक 0। एल्युमिनियम है तो चाहो तो एक पास 10 mm का कट दे दो, लेकिन अगर एल्युमिनियम नहीं है, MS SS कुछ है तो 0.2 0.3 का कट देंगे। ठीक है, मैंने जैसे 0.3 का कट दे दिया। और फीड 1800 से 2000 तो मैं 2000 दे दिया। RPM चलेगा इतना और टूल पाथ कैलकुलेट। देखो जो मैंने लीड इन लीड आउट का वैल्यू दिया तो वो तो देखा नहीं। ये देखो दूर हट रहा है और दूर हटाना है। अगर सोचो और इसका ऐसे डिग्री अंदर की ओर करना है और दूर करना है तो टूल पाथ एडिट में जाके टूल पाथ कनेक्शन में जो लीड इन पे आप वैल्यू दिए हो उसका डिग्री बड़ा कर दो या ये रेडियस बड़ा कर दो। रेडियस छोटा कर दो या डिग्री बड़ा कर दो। आज जब रेडियस छोटा करोगे तो ये अंदर की ओर आएगा। देखो अंदर की ओर आया। अब रेडियस बड़ा करो। कटर डायमीटर का मैं 50% दे देता हूँ, 10 दे देता हूँ। डिग्री बढ़ाना है 90 करो। इसका मकसद ये होता है जस्ट ये जब ऊपर उठे तो वॉल को छोड़ दे ताकि इसमें एक इम्प्रेशन, क्योंकि वॉल को टच करके ऊपर उठ जाएगा तो एक लाइन आपको दिख जाएगा बस, और इसका कोई रोल नहीं है। ये आउटर फिनिश हो गया। अब हम टूल पाथ में जाएंगे, मॉडल एरिया क्लियरेंस का टूल पाथ लेंगे रफिंग के लिए। ब्लॉक हमारा अभी ब्लॉक को एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको 0 कर दो, पूरा एज पर कैलकुलेटेड कर दो। टूल पे मैं डाल देता हूँ 20 का R2, सेंटर कॉन्टैक्ट, कीप टूल इनसाइड। अभी बीच अंदर का रफिंग करना है, ठीक है। टॉलरेंस 0.1 चलेगा। एरिया सिलेक्शन एनी, कटिंग डायरेक्शन क्लाइम कर देता हूँ, चलेगा। क्लाइम पे अगर ज़्यादा उठेगा तो क्लाइम को एनी करेंगे, अदरवाइज क्लाइम बेस्ट है क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। स्टॉक में भी क्या कर देता हूँ, रेडियल मतलब XY
जिसको वॉल बोलते हैं, कोई वॉल पे थी स्टॉक बोल देता है, कोई रेडियल बोल देता है, कोई कुछ। तो मैं वॉल पे 0.5 और फ्लोर पे 0.3 छोड़ लेता हूँ। कम ज़्यादा भी आप छोड़ सकते हो, आप अपने हिसाब से डिसाइड करना है आपको। 20 का कटर है तो मैं 12 के आसपास 12-13 तक स्टेप ओवर दूंगा, और एल्युमिनियम है तो 0.5 का कट। ऑफसेट में मेंटेन कट डायरेक्शन को अनचेक कर देंगे। रिमूव कप्स की ज़रूरत नहीं है, चाहो तो रख लो, क्योंकि हम कर रहे हैं रफिंग, तो रिमूव कप अगर इसको हटा देंगे तो प्लंजिंग ही अवॉइड होगा। हमारा प्लंजिंग जो आने वाला है वो प्लंजिंग कम होगा। हम छोटी सी स्मॉल कप्स को हम फिनिश करेंगे, जो हम फिनिश के टूल पाथ या सेमी के टूल पाथ चलाएंगे तो उसमें ऑलरेडी वो फिनिश हो जाने वाले हैं। तो रफिंग में मैं इसको अलाउ नहीं करूँगा कि आप छोटे छोटी सरफेस को ढूंढ के आप मशीनिंग करो, बट इसमें देखो छोटी छोटी सरफेसेस हैं नहीं है, तो इसको अनचेक करो या ना करो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 3D प्रोफाइल इतनी है क्रिटिकल नहीं है, ईजी 3D प्रोफाइल है। तो इसको अनचेक करने से प्लंजिंग ही कम होता है, जो कि हमारे लिए अच्छी चीज़ है। और अगर रिमूव कप उसमें ऑन करते हैं जब हमें, देखो अगर हमारा फिनिश का टूल पाथ होता तो हमें ज़रूरी थी कि छोटी छोटी सरफेसेस को हम फिनिश करें। अभी हम रफिंग कर रहे हैं, हम 0.1 का स्टॉक लेके 0.1 का टॉलरेंस लेके चल रहे हैं। 0.1 तो हमारा टूल पाथ वेरिएशन करेगा, फिर 0.5 हमारा स्टॉक चलेगा, तो छोटी छोटी सरफेस को हम क्यों फिनिश करें, हम फिनिश में फिनिश करेंगे उनको। बात समझ में आ गई। अप्रोच बाहर जा पाएगा कटर, अप्रोच मैंने बंद कर दिया हुआ है, कटर बाहर कट लेने नहीं जा पाएगा क्योंकि क्लोज पॉकेट है। कहीं ओपन दिख रहा है? नहीं सर। बाकी सब लीड इन पे। अभी बाहर कट नहीं लेने जाना जा पाएगा तो क्या करेंगे, क्या करेगा वो? प्लंज करेगा ना सर, हैं? मटेरियल के ऊपर प्लंज करेगा ना। बस प्लंज को अवॉइड करने के लिए रैम डाल देंगे, रैम्प और यहाँ पे कट वैल्यू। और यहाँ करवाना पड़ेगा सर। ओके, यहाँ पे 10 mm बाई डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है। आप इसको अनचेक कर दो क्योंकि हर एक पास में आपको रैम चाहिए। तो लीड इन के अप्लाई कंस्टेंट को अनचेक कर दिया, लीड आउट पे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, नन कर देंगे। स्टेट स्कीम इंक्रीमेंट चलेगा, स्कीम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टेट पे थोड़ा प्लंजिंग कम हो जाता है, टूल पाथ का अनवांटेड ट्रेवल कम हो जाता है, ये एक बेनिफिट है रफिंग के टूल पाथ में। अब अगर फीड आरपीएम की बात करें तो एल्युमिनियम है तो 5500 4000 आरपीएम चाहिए, क्योंकि आप एल्युमिनियम मशीनिंग में हाई आरपीएम चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्लो आरपीएम पे चलाओगे तो चिप्स जो उसके इंसर्ट है उसके नीचे मटेरियल चिपअप करने लगता है, चिपकने लगता है। अगर हाई आरपीएम रहता है तो छोटे छोटे टुकड़े में चिप्स बाहर फेंक देता है वो, और हाई कूलेंट चलाया जाता है। मतलब इसमें जब आप एल्युमिनियम को क्लोज पॉकेट अंदर की ओर मशीनिंग कर रहे हो, इसमें बाहर कट लेने नहीं जा पाएगा, तो आपको कूलेंट हाई फ्लो चलाना पड़ता है, जिसको मतलब फ्लूइड हाई फ्लो एकदम प्रेशर, ताकि जो चिप्स निकले वो चिप्स इसके अंदर ना रुके। प्रेशर इतना कूलेंट का मार दो कि बाहर चला जाए वो चिप्स, क्योंकि नहीं तो नेक्स्ट पास में वो क्या करेगा, वहीं पे चिपअप करता रहता है। आरपीएम हाई चाहिए ताकि छोटे छोटे चिप्स क्रिएट हो। भाई देखो, अगर आप आरपीएम स्लो रखोगे तो ट्रेवल तो 2000, अगर मैं 3000 का कटिंग फीड देता हूँ, 3500 का देता हूँ, अगर 3500 की फीड से ट्रेवल करेगा और कम आरपीएम में रहेगा तो बड़े बड़े चिप्स मोटे मोटे निकलेंगे, और अगर हाई आरपीएम चल रहा है तो छोटे छोटे चिप्स दूर भगेंगे। बात क्लियर है कि नहीं? ऐसा देखा है मशीन पे? जी सर। हाँ, तो आरपीएम एल्युमिनियम, आप जब भी एल्युमिनियम मशीनिंग करो या कॉपर मशीनिंग करो, या एल्युमिनियम और कॉपर के टाइप के जितने भी डक्टाइल मटेरियल हैं, डक्टाइल मतलब ना जिनकी सॉफ्टनेस अच्छी होती है, हार्ड कम होते हैं, उनको जब भी मशीनिंग करो, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक में जैसे डर्लिन आता है और पॉलीमर आता है, बहुत सारी प्लास्टिक पे मशीनिंग करना होता है। तो जब भी कभी भी आप सॉफ्ट मटेरियल पे मशीनिंग करो तो हमेशा आरपीएम हाई रखो और कोशिश करो कि डीप फ्लूट के कटर यूज़ करो। जैसे एल्युमिनियम में आते हैं बहुत सारे, मैं अभी कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, बाकी मैं मैसेज कर दूंगा। तो एल्युमिनियम हो गया या प्लास्टिक हो गया, इनके लिए टूल, कुछ कंपनियां हैं जो इनके लिए टूल मैन्युफैक्चर करती हैं। अब टूल मैन्युफैक्चर करती हैं, वो टूल की खासियत क्या होती है, उनके फ्लूट्स जो होते हैं वो फ्लूट की डेप्थ ज़्यादा होती है, और वो 2 फ्लूट होते हैं। कार्बाइड में जैसे आप यूज कर रहे हो तो उसमें फ्लूट डेप्थ कम होता है, और फ्लूट का उसमें नंबर ऑफ फ्लूट ज़्यादा होते हैं तो उसमें जल्दी मटेरियल भर जाएगा।
2 फ्लूट रहेंगे तो उसमें भरने का चांस नहीं रहेगा। तो कुछ मैं कंपनियों के आपको नाम ग्रुप में डाल दूंगा, उसी हिसाब से आप देख लेना कि वो टूल जो मैं नाम डालूंगा वो एल्युमिनियम और कॉपर और प्लास्टिक ऐसे सॉफ्ट मटेरियल के लिए वो कंपनियां टूल बनाती हैं। अभी मैंने रफिंग ये सारे पैरामीटर दे दिया और टूल पाथ कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा हो गया रफिंग का टूल पाथ। अब इसका साइकिल टाइम देख लो, अगर बहुत ज़्यादा साइकिल टाइम आ रहा है तो फिर आपको बड़ा टूल डालना पड़ेगा। 1.25 घंटा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा 15 मिनट है, कोई दिक्कत नहीं। इतना बड़ा डिश है, 1 घंटा 15 मिनट कोई ज़्यादा नहीं है, अच्छा साइकिल टाइम है। देखो सब में रैम्प आ रहा है। टूल पाथ में आएंगे, कटिंग मूव को हाइड करो तो ये देखो सब में रैम्प है, ठीक है। ये देखो रैम्प, ये रैम्प, यहाँ पे कटिंग मूव ऑन कर देंगे। अब ये तो हमारा हो गया 3 नंबर जो हमारा टूल पाथ था, ये हमारा हो गया प्रोफाइल रफ। ये रफ हो गया। अब इसमें रेस्ट का प्रोग्राम चलाऊं या डायरेक्ट सेमी चला दूं? देखो रेस्ट भी देख लो यार, इसी में सेटिंग पे जाएंगे, इसका एक कॉपी क्रिएट करता हूं। अब ये टूल देखो, टूल पाथ क्या है, मॉडल एरिया क्लियरेंस। और जैसे रेस्ट, अब देखो मैं रेस्ट का टूल पाथ क्यों नहीं लेता हूँ, यही इसी को रेस्ट को क्यों बनाता हूँ, उसका एक बेनिफिट समझो। आप होम टैब पे जाओगे, टूल पाथ में जाओगे, मॉडल एरिया क्लियरेंस पे जाओगे, यहाँ पे आप मॉडल एरिया रेस्ट क्लियरिंग का टूल पाथ लोगे, ओके करोगे, ठीक है। और इसमें आपको सारे वही पैरामीटर भरने पड़ेंगे जो आपने रफिंग में यूज़ किया है। कुछ भी अगर आपने कम ज़्यादा कर दिया तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा प्लंजिंग इधर उधर करने लगता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कभी भी रेस्ट का निकालना रहता है तो मैं रफिंग वाले को ही रेस्ट पे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें वही फिल पैरामीटर मिल जाते हैं। जस्ट मुझे कटर और थोड़ा सा पैरामीटर चेंज करना पड़ता है, इसलिए ये रफिंग वाला इसी का कॉपी क्रिएट किया मैंने। कटर चेंज कर दिया, 20 का था, अभी मैं डाल देता हूँ 20 का R2 था तो मैं 10 का R1 डाल देता हूँ, ठीक है। इस पे गया, 10 का डायमीटर, 1 का रेडियस, 10 नंबर पॉकेट पे डाला और 10 का R1.0 कटर का नाम डिफाइन किया। अब लिमिट वगैरह बाउंड्री वगैरह सारा वही रहेगा, जस्ट चेंज होगा क्या, स्टॉक वही रहेगा, स्टेप ओवर 10 का कटर है, स्टेप ओवर में 5 दे देता हूँ, डेप्थ ऑफ कट में 0.2 दे देता हूँ, स्टॉक चलेगा। अभी ये रेस्ट का नहीं बना, जैसे मैंने रेस्ट पे क्लिक किया तो देखो ये टूल पाथ क्या हुआ, मॉडल एरिया से मॉडल रेस्ट एरिया बन गया। इसमें अनचेक कर देंगे तो मॉडल एरिया है, चेक कर देंगे तो मॉडल रेस्ट एरिया। इसका बेनिफिट ये होता है कि मुझे ये सारे पैरामीटर ऑलरेडी प्री फिल मिलते हैं, पहले से ही फिल मिलते हैं, मुझे दोबारा फिल नहीं करना पड़ता है, ठीक है। बाकी मैंने पैरामीटर फिल कर दिया। अब रेस्ट पे क्लिक करेंगे, किसका बचा हुआ मटेरियल काटना है मुझे, प्रोफाइल अब 3 नंबर का काटना है मुझे, और टूल पाथ कैलकुलेट कर दो। अगर बहुत ये प्लंजिंग करेगा तो फिर कटिंग डायरेक्शन ये नहीं करना पड़ेगा। और इसमें हमें लीड इन लीड आउट में रैंपिंग तो चाहिए नहीं अभी, क्योंकि सॉलिड मटेरियल हट चुका है, नन कर देंगे, सेम लीड आउट और टूल पाथ कैलकुलेट करो, फिर फीड आरपीएम हम स्लो कर लेंगे, ओके। देखो 20 का कटर सबसे छोटा रेडियस 7 कटा और 20 के कटर से रब किया है तो ज़्यादा रेस्ट में मटेरियल मिलेगा नहीं, थोड़ा ही थोड़ा कहीं पे मिलेगा इसको। ये हमारा 4 नंबर प्रोग्राम हो गया रेस्ट, प्रोफाइल REST क्लोज। देखो एक्स्ट्रा कोई मूवमेंट नहीं है, एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ खास ट्रेवल नहीं है, चलेगा टूल पाथ। अब मुझे इसमें देखो कम क्या करना है, फीड कम करना है। जो फीड रफिंग ले लिया वो इतना तो लेगा नहीं, ये 1000-1500 की फीड पे चलेगा, मैं मोटा मोटा मैं 1800 दे देता हूँ। आरपीएम वही रहेगा, अप्लाई क्लोज। ये हो गया रेस्ट का। अब इसमें क्या करो, एक 8 का या कोई सा भी एक कटर है, उससे क्या करो, मतलब उसका रेडियस इससे छोटा होना चाहिए, 5 का। इसमें तो 8 के बॉल से सेम ही करेंगे। अब एक इसमें देखो मटेरियल क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा है तो सेमी फिनिश के लिए एक यही जो कटर था अपना, ये जो रेस्ट में हम लोग क्या किए 10 का R1 यूज किए, इसी से एक कांस्टेंट जेट का टूल पाथ इसमें छोड़ दो तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो रिमूव हो जाएगा और यूनिफॉर्म स्टॉक और स्टॉक भी कम कर लेंगे। तो मैं कांस्टेंट जेट के टूल पाथ पे गया,
और कटिंग डायरेक्शन एनी रख देंगे। स्टॉक में अभी फिनिश के लिए या सेमी फिनिश बॉल से करेंगे, बॉल कटर से, तो 0.3 और 0.3। जेड में कुछ नहीं, जेड में कुछ नहीं करेंगे, चलेगा। और ये चलेगा, डेप्थ ऑफ कट 0.2 कर देता हूँ। और कटर मैंने यही डिफाइन करी ताकि स्टॉक जो एक्स्ट्रा बहुत जगह कहीं पे ज़्यादा स्टॉक होगा उसको कम हो जाए वो। और ये चलेगा। इसको फिट भगा दो, 3504,000 पे भगा दो, क्योंकि जस्ट एक एक्सेस मटेरियल निकाल रहा है, ये 0.2 मटेरियल निकालेगा, ज़्यादा नहीं निकालेगा, क्योंकि बॉल कटर से सेम ही करेंगे हम। इसके हमें कटिंग मूव्स चेक करने पड़ेंगे कि किस डायरेक्शन में इसके कटिंग मूव हैं। कांस्टेंट जेट के टूल पाथ को एक बार सिमुलेट करके देखना रहता है कि कटिंग मूव उसके किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज ही कटिंग मूव होने चाहिए। देखो एंटी क्लॉकवाइज कटिंग मूव हो रहा है। सेटिंग पे जाएंगे, देखो 3D प्रोग्राम जब चलता है ना उसमें कटिंग मूव नहीं डिफाइन हो पाता है, उसमें ऑटोमेटिक लेता है। लेकिन जहाँ तक हो सके कि हाँ हम क्लॉकवाइज चला लें, क्योंकि जो चिप्स रिमूविंग कॉन्सेप्ट होता है वो क्लाइंब में अच्छा होता है, वही अच्छा माना गया है। तो कोशिश पॉसिबिलिटी रखो कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके हम क्लॉकवाइज चला लें। अदरवाइज 3D प्रोफाइल में तो एनी डायरेक्शन पे चलता है, क्लॉकवाइज भी चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज भी चलेगा। इसको रेस्ट है, फिर से वही सेटिंग पे जाएंगे, कटिंग डायरेक्शन क्लाइंब किया तो इसको कन्वेंशन कर देंगे। इसको रेस्ट जैसा ही नाम दे सकते हो, इसको सेमी नहीं कहेंगे, सेमी बॉल कटर से करेंगे। ये सिर्फ इसलिए चलाया कि एक्सेस मटेरियल जो इधर उधर था वो पूरा निकल जाए। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ सेमी जैसा ही। ये तो 4 नंबर तो ये हो गया, ये आ जाएगा 5 नंबर। देखो मटेरियल इसमें ज़्यादा था नहीं, चाहो तो बॉल कटर से डायरेक्ट चला भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी छोड़ दिया तो चला दिया, डिलीट नहीं करते, एक बॉल कटर से सेमी कर देते हैं। कितने के? 8 के बॉल से, 8 के बॉल से सेमी करेंगे, 8 के बॉल से ही फिनिश करेंगे। पहले जो कोई पुराना रखा रहेगा उससे सेमी कर देंगे, और जो हमारा अच्छा रहेगा फिनिश में लगाएंगे वो। 8 नंबर पे 8 का BN, शॉर्टकट में बॉल नोज को BN लिख दिया। फिनिश के लिए हम 0.15, 4 पे 0.1 चलेगा, ये भी सब ठीक है। फिनिश के लिए मैंने इतना स्टॉक रखा है, कैलकुलेट करके अब इसी से फिनिश करेंगे। लेकिन अब हम टूल पाथ लेंगे दूसरा। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जो अच्छा एक बात बताओ, ये फ्लैट है, एकदम फ्लैट है, ठीक है 30, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। ये वाले फ्लोर को अगर मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, फिर बताओ कि ये सही है कि गलत है, तुम्हारे हिसाब से क्या है, मैं उसका कॉन्सेप्ट बताओ। कभी कभी फीडबैक भी ज़रूरी होता है। बॉल कटर से मैंने ऑप्टिमाइज का टूल पाथ लिया और 0 0 जनरेशन पर्पज से मैं 0.3 का स्टेप और देता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ। क्या ये कॉन्सेप्ट सही रहेगा? हाँ बताओ, ये क्या ये कॉन्सेप्ट सही रहेगा? आवाज आ रही है? सर फ्लैट के लिए मेरे को सही नहीं लग रहा है सर। देखो मैं तुमको बताऊं, कभी भी ट्रायल कर लेना, बॉल कटर से कभी भी तुम फ्लैट एरिया पे चलाना, हमेशा रफ बनाएगा वो। रफ हो जाएगा सर बात। हाँ रफ हो जाएगा वो, क्योंकि बॉल कटर कभी फ्लैट एरिया फिनिश नहीं कर पाता है,
क्योंकि बॉल कटर जब नीचे जाता है तो बॉल कटर का ना, देखो मैं आपको एक ये सरफेस शो करूं, ये टूल पाथ को डीएक्टिवेट करूं, देखो ये एक सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है लेकिन साइड से तो पतली दिखेगी। अब मैं कंट्रोल टी प्रेस किया, अब देखो इस सरफेस के साथ कटर का क्या कांटेक्ट में आ रहा है, पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है कि एज कांटेक्ट में आ रहा है कि सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है, क्या कांटेक्ट में आ रहा है? कांटेक्ट पड़ा है, कांटेक्ट पॉलिटेक्निक वगैरह को तो किए भी होंगे। पॉइंट है सर, पॉइंट। यहाँ से दिख रहा है कि कुछ और कांटेक्ट, लेकिन एक्चुअल में आप बॉल कटर को किसी फ्लैट एरिया पे टच करके देखना, आपको पॉइंट कांटेक्ट मिलेगा, ठीक है। और जब पॉइंट कांटेक्ट आएगा तो क्या फ्लैट एरिया के बॉल कटर स्मूथ फिनिश बना पाएगा? बॉल कटर जब भी स्मूथ बनाता है जब उसका एज कांटेक्ट आए या सरफेस कांटेक्ट आए। एज कांटेक्ट आती है तभी बॉल कटर ये मस्त फिनिश बनाएगा, ये फिनिश अच्छा बनाएगा, क्योंकि इसमें ड्राफ्ट है। क्योंकि इसमें देखो मैं अगर ये सरफेस को और ये सरफेस को शो करूँ केवल आपको, तो इसमें देखो पॉइंट कांटेक्ट नहीं आएगा। आपको फ्रंट से शो करूँ, ये देखो इसमें ड्राफ्ट है, ये देखो हल्का इस पर ड्राफ्ट है, तो इसमें क्या आ रहा है, एज कांटेक्ट आ रहा है। और जैसे ही इधर बढ़ा देखो पूरा एज कांटेक्ट आना चालू हो गया, ठीक है। तो इस केस में जब भी बॉल कटर फिनिश करता है तो हमेशा वो एज कांटेक्ट से ही फिनिश करता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये टूल पाथ में मैं ये चाह रहा हूँ कि टूल पाथ यहाँ से चालू हो और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाए। इसमें हम क्या करेंगे, फ्लैट इंड मिल से एक फेसिंग का प्रोग्राम देंगे। सेम थिंग इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें, सब में यही करने वाला हूँ। सही रहेगा? जी सर। तो अब क्या होता है, अब बाउंड्री कौन सा क्रिएट करें, पूरे को सेलेक्ट किया, ठीक है। अब इसमें देखो मैं तुमको 2-3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इस फ्लोर पे टूल पाथ ना आए। एक तो मुझे यहाँ पे शार्प बनाना है, तो कांटेक्ट पॉइंट बाउंड्री लेंगे, पूरे को सेलेक्ट किया, इधर नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये क्या ना एक स्टेप आ गया, मॉडल बनाते टाइम स्टेप आ गया, ये स्टेप रहता नहीं है। ये नहीं चाहिए, मैं केवल अंदर साइड का बाउंड्री बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसको डिस्कनेक्ट कर, अरे यार इतना क्यों किया। देखो पूरे को सेलेक्ट किया, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, डीसेलेक्ट कर दिया। ये फ्लोर, ये फ्लोर, ये इतने फ्लोर को मैं डीसेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बाउंड्री पे जाएंगे, क्रिएट बाउंड्री, कॉन्टेक्ट पॉइंट। देखो अगर बाउंड्री का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में ना तो पूछ लेना। अभी मुझे ये चारों चाहिए और ये बाहर का नहीं चाहिए। अब देखो बाउंड्री हमारा कैसा बना, कुछ इस तरीके का बाउंड्री है, ठीक है। टूल पाथ यहाँ से चलेगा, चलते चलते यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, इसके अंदर नहीं आएगा। यहाँ से चलेगा, चलते चलते यहाँ ख़त्म हो जाएगा, इसके अंदर में नहीं आएगा। अगर आएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा हमारे पास सोल्यूशन है जो अभी तक मैंने शायद आपको बताया नहीं है, वो नया कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये कौन सा था, ये 5 नंबर था, रेस्ट जैसा ही था। और कोशिश करो हमेशा नाम आपको जो नाम देना है वो कैपिटल लेटर में ही देना है। और ये हमारा हो गया 6 नंबर सेमी, और ये हमारा हो गया 7 नंबर फिनिश। अब सेमी फिनिश हम पुराने कटर जो चला हुआ कटर था बॉल कटर, उसे सेमी फिनिश कर दिए। अब फिनिश में हम नया कटर लगाएंगे। मैंने बाउंड्री दे दिया जो अभी क्रिएट किया, ये बाउंड्री। और अभी जनरेशन पर्पज देखो कट आपको देना है 0.2 से कम ही रखना है, 0.15 से 0.2 रखना है, ठीक है। क्लोज ऑफसेट बताया था कि टुकड़े टुकड़े में टूल पाथ होता है, उसके पासेस को क्या कर देता है, एक साथ ज्वाइंट कर देता है। स्मूथिंग आपकी फिनिशिंग बढ़ाएगा जो कि RA वैल्यू होती है। सेंटर लाइन बताया था, ऐसे ऐसे ज्वाइंट आएगा तो उसके बीच में कैसे क्या करेगा, लाइन मार देगा, ठीक है। अभी मैं जनरेशन पर्पज से 0.5 RA वैल्यू क्या होता है सर? कौन सा RA वैल्यू क्या होता है? RA वैल्यू क्या होता है? आप ड्राइंग में देखोगे उसमें RA 1.2 या 0 ऐसे लिखा होता है। जो RA वैल्यू होती है वो रफनेस वैल्यू होती है, रफनेस।
रफनेस वैल्यू क्या इंडिकेट करती है, इस सरफेस की फिनिशिंग, ठीक है। वो आर ए वैल्यू जो होती है वो एक आर ए टेस्टर, जो रफनेस टेस्टर एक गेज आता है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नोब क्या करते हैं इसके ऊपर रख देंगे और नोब ऐसे ट्रेवल करके जाएगा और आपको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में आपको आर ए वैल्यू दिखा देगा। वो एक क्यूसी का पार्ट है। अब वो क्यूसी वाला तो चेक कर देगा कि भाई आर ए वैल्यू 0.1 आया या 0 वेट आया या 20 माइक्रोन आया या 10 माइक्रोन आया, लेकिन लाना तो आपको है ना भाई, आप मशीनिंग आप कर रहे हो तो आर ए वैल्यू आपको ही लाना है ना। तो आर ए वैल्यू दो जगह से कंट्रोल होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया नहीं आपको आर ए वैल्यू कहाँ कहाँ से कंट्रोल होता है। एक टॉलरेंस कम करो तो आर ए वैल्यू अच्छा बढ़ता है, एक स्मूथिंग ऑन करो तो आर ए वैल्यू बढ़ता है। तीसरा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में ये ऑप्शन होते हैं, इसमें आपको यूज करना पड़ेगा रीडिस्ट्रीब्यूट, और ये टॉलरेंस फैक्टर कम करना पड़ता है, 0.1 जैसा करना पड़ेगा, और मैच फैक्टर भी 0.1 जैसा करना पड़ेगा। इसका पूरा एक लेक्चर मैं दूंगा, लेक्चर बाकी है, अभी काफ़ी कुछ बाकी है, इसलिए अभी मैंने बताया नहीं है। और अभी पहले वाला ऑप्शन, ये सब के अलग अलग मीनिंग है, मैं उसी पे डाल देता हूँ। तो अभी मैं जनरेशन पर्पज से 0.5 पे कट देता हूँ क्योंकि बहुत देर टाइम ले जाएगा। आपको 0.15 से 0.2 के बीच में कट देना है, और मैं कैलकुलेट करता हूँ। ये ऑप्टिमाइज कॉन्स्टेंट है, हाँ ठीक है, ऑप्टिमाइज ही चलेगा। ऑप्टिमाइज चला सकते थे आप, और स्टिप सेलो चला सकते थे, उसके बाद 3D ऑफसेट चला सकते थे, ये टूल पाथ चला सकते थे इसमें। अब देखो इनको समस्या क्या हुई, अब इसमें समस्या क्या हुई, यहाँ पे उठ रहा है, यहाँ पे भी उठ रहा है, क्यों? ये फ्लोर को फिनिश करने के लिए हमें इसका भी बाउंड्री नहीं लेना चाहिए था। ये तो फ्लैट एरिया है ना प्रॉपर्टी, ये भी फ्लैट एरिया है, इसका भी बाउंड्री नहीं लेना चाहिए। एक बाउंड्री और बना लेते हैं, इसको पूरे को सेलेक्ट किया, यहाँ से डी सेलेक्ट किया, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब इतना जो वाइट एरिया है केवल इतना मुझे मशीनिंग करना है, तो मैं क्रिएट बाउंड्री और कॉन्टेक्ट पॉइंट, ओके, ये केवल बाहर का हटा दूंगा। अब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक चलेगा, यहाँ से यहाँ तक चलेगा, ये जितना फ्लैट एरिया उसको छोड़ देगा। इसी टूल पाथ की सेटिंग में जाके और बाउंड्री चेंज कर देना है हमें, लिमिट में जाके, और ये वाला बाउंड्री 4 नंबर डिफाइन कर देना है और कैलकुलेट। अभी भी अगर उठेगा तो क्या इलाज होगा, सोच के बताओ। क्या कर सकते हैं अगर उठेगा तो? पिछले लेक्चर में बताया था क्लोज ऑफसेट ऑन करने का फायदा क्या होता है। हाँ सर, क्लोज ऑफसेट ऑन करने से उठ के जो चलता है वो मतलब एक ही में ये हो जाता है और बंद हो जाता है उठ के चलना उसका। अगर उससे भी नहीं होता तो क्या करते, फिर अपने पास टूल पाथ चेंज करते, 3D ऑफसेट फिनिशिंग करते, ठीक है। अब ये फिनिशिंग का मैंने देखो जनरेशन पर्पज से कट मैंने बड़े बड़े दिए, अब हम कट इसके छोटे कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग चल रहा है, हाँ चल रहा है। सेटिंग में जाएंगे, अब देखो स्मूथिंग ऑन करना होगा। अब देखो इसमें एक्स्ट्रा ट्रेवल तो कहीं कुछ है नहीं है। अब देखो मैं आपको ये सेंटर लाइन दिखा दिया, सेंटर लाइन कहाँ जनरेट करेगा, शायद यहाँ पे ऐसे जनरेट करेगा। देखो दिखाता हूँ आपको, शायद इसमें उसको सेंटर लाइन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन देखो बीच पे ही जनरेट करेगा, वो सेंटर पे जनरेट करेगा जहाँ से टूल पाथ का ट्रेवल चेंज होता है। अब इसमें रेडियस दिया हुआ है तो शायद ना जनरेट करे, लेकिन हमारे हिसाब से जनरेट नहीं करेगा।
क्योंकि यहाँ पे ट्रेवल हो रहा है ना, यहाँ पे ऐसा था कि मटेरियल थोड़ी छूट रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे शार्प होता तो यहाँ पे जनरेट करता, तो कहीं पे भी नहीं जनरेट किया उसने, तो इसका कोई मतलब नहीं है सेंटर लाइन का। और क्लोज ऑफसेट का भी मतलब नहीं भाई, एक पॉकेट में एक ही दो बार तो टूट रहा है। अगर आपको और लग रहा है तो आप क्लोज ऑफसेट ऑन कर दो और सेंटर लाइन का ज़रूरत नहीं, इसको हटा दो। और अभी मैं क्या कर देता हूँ, कट कम कर देता हूँ, ठीक है, 0.2 जैसा कर देता हूँ। और अभी एक्चुअल जो टूल पाथ हम लोग चलाएंगे मशीन पे वो कर देता हूँ। फीड बताया था, जब भी फिनिशिंग का टूल पाथ चलाओ 1800 से बिलो 2000 के नीचे ही फीड रखना है, तो मैं 1800 जैसा डाल देता हूँ। आरपीएम में 5-6 हज़ार करना करेंगे इसमें फिनिशिंग में। और कैलकुलेट, देखो जनरेट हो गया। अब कोई देखो 2-4-10 मूवमेंट तो इधर उधर होते ही होते हैं। अब अगर इस ऐसा और इसका स्मूथनेस बढ़ाना है, मतलब और इसकी तो टॉलरेंस कम करना पड़ेगा, लेकिन चलेगा। अब देखो इसमें एक चीज़ का और ज़रूरत था, कटिंग डायरेक्शन एनी का ज़रूरत था, ठीक है। नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये फिनिशिंग का टूल पाथ हो गया, ओके। अब जो इसमें फ्लैट एरिया है, अब फ्लैट एरिया पे फेसिंग का प्रोग्राम दे दो। अब देखो फेसिंग का प्रोग्राम देने का क्राइटेरिया क्या होता है पहले समझो। जो सेम हाइट पे हैं उनको एक साथ, अब जैसे आप फेसिंग का प्रोग्राम इसमें और इसमें एक साथ दे दो, अगर तो इसमें अगर 0.5.1 डाउन करना पड़ेगा तो ये वाला भी डाउन हो जाएगा। तो जितने इस फेस पे उनको एक साथ दे दो और जितने इस फेस पे उनको एक साथ दे दो। बात समझ में आई? भाई अगर आप इसको और इसको एक साथ दोनों को फेसिंग के लिए दे दिए, एक ही टूल पाथ बना दिया जो कि बन जाएगा। अब उसको ये वाला अगर उसको डाउन करना पड़ गया तो साथ साथ ये भी चल रहा है तो ये भी डाउन हो जाएगा। तो ये 4-5 जो हैं खांचे, इनका एक साथ दे दो, इसका अलग दे दो। अब उसके लिए हम बाउंड्री क्रिएट करें, या तो इसी बाउंड्री के आउटसाइड कर दो कटर। देखो हमने कौन सा कटर यूज किया था फ्लैट एंड में, 16 का लोड किया था, 16 का एंड मिल लोड था हमारा, ठीक है, 16 नंबर पॉकेट पे। तो अब एक फेसिंग का प्रोग्राम ले लो, टूल पाथ में चले जाओ और फिनिशिंग में जाके ऑफसेट रास्टर मत ले लो, ऑफसेट ले लो, ओके। अब हमारा इसमें रेस्ट आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट में हम क्या करेंगे, टूल को आउटसाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो इनसाइड है, यहाँ से यहाँ तक चलेगा इनसाइड है, लेकिन मुझे इसके बाहर चलाना है तो हम क्या करेंगे, आउटसाइड कर देंगे। और स्टेप ओवर 16 का कटर है तो 50% दे देंगे। कटिंग डायरेक्शन एनी, फीड 1000 और कैलकुलेट। फिर जो बाद में एडिट रहेगा उसको हम लोग करेंगे, एडिट वगैरह जो भी रहेगा। नहीं तो एक काम और कर सकते थे, बाउंड्री मत दो। बाउंड्री दोगे तो यहाँ पे नहीं जा पाएगा, शायद चला गया, ठीक है। मैं सोचा कि जगह नहीं होगा इसलिए नहीं जा पाएगा। अब देखो वो जो मैं बता रहा था प्रॉब्लम वही होगा। तो अब हमें यहाँ का चाहिए या तो यहाँ का चाहिए, तो पहले यहाँ का टूल पाथ ले लो। तो हम क्या करें, यहाँ पे ना आए तो उसके लिए हम क्या करें, हम लिमिट लगा दें, ठीक है। मैक्सिमम पे मिनिमम पे गए और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो 20 mm के नीचे टूल पाथ जाएगा ही नहीं। और कैलकुलेट कर दो तो 20 के ऊपर ही टूल पाथ रहेगा। बात समझ में आ रही कि बाउंड्री वगैरह डिलीट करके नया बनाऊँ? अब देखो ये हो गया टॉप फेसिंग। इसका डेप्थ देखो कितना है, प्रॉपर्टी 10 mm। इसको नाम दे दो 8 नंबर प्रोग्राम, डेप्थ 10 mm। ठीक, डेप्थ
बड़ा क्यों नहीं हो रहा? इसका एक कॉपी जनरेट कर लो और इसको नाम दे दो डेप्थ 30 mm, और ये हो गया 9 नंबर प्रोग्राम। और अब लिमिट में जाके इसको हटा दो और ये मैक्सिमम लिमिट लगा, कहाँ से स्टार्ट करना है तो इसमें 20 डाल दो, यहाँ से स्टार्ट कर दो, ले लो और कैलकुलेट कर दो। तो अभी उसमें 20 mm के ऊपर जनरेट किया था, इसमें 20 mm के नीचे जनरेट कर देगा। अगर इसमें कोई डाउट लग रहा हो तो बताओ। पहले का मीनिंग होता है कहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करना है, दूसरे का मीनिंग होता है कहाँ तक प्रोग्राम लेके जाना है। हो गया? ये कंप्लीटली जॉब फिनिश हो गया। अब इसका आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे और बिना किसी गलती के, ठीक है? और अगर सिमुलेशन देखना है तो मैं दिखा देता हूँ, एक साथ कहो तो एक साथ प्ले कर देता हूँ। एनसी प्रोग्राम के ऊपर जाएंगे और क्रिएट एनसी, और देखो एनसी निकालना भी नहीं बताया ना, एक बार बताया था सर एनसी निकालना। देखो जैसे अभी मैं अभी इसमें रफली बताया दे रहा हूँ, आगे चल के मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से बताऊँगा। जैसे इसका मुझे सीट चाहिए, ठीक है? तो मेरे पास कुछ सीट का जो मैं फॉर्मेट यूज करता हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले यहाँ से टॉप पे चले जाओ, जो स्क्रीन पे फिट आ गया, ओके। एनसी प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करके सेटअप सीट पे, देखो सेटअप सीट पे मैंने ये सारा कुछ इंसर्ट करके रखा हुआ, ठीक है? ये मैंने कुछ जो हमारे पास हैं, जो मैंने क्रिएट किए हैं या जो मैंने क्रिएट करवाए, वो मेरी सीट है ये। एनसी प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सेटअप सीट पे जाएंगे, पहले क्या करेंगे, प्रोजेक्ट स्नैपशॉट, मतलब जो सीट आएगी उस पर कोई व्यू आएगा तो वो व्यू कैप्चर करना है। तो हम क्या करेंगे, एनसी प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, सेटअप सीट पे जाएंगे, प्रोजेक्ट स्नैपशॉट पे करंट व्यू दे देता हूँ। अब ये इमेज चला गया सीट पे। अब उसके बाद क्या करेंगे, हाँ ये प्रोजेक्ट देखो, ये सब करने से पहले प्रोजेक्ट को सेव कराना है, जो कि मैंने सेव करा दिया था, ठीक है? पहले स्टार्टिंग में मैंने सेव कराया था ना कि कट ना जाए। तो प्रोजेक्ट हमारा सेव है डेस्कटॉप पे, किस नाम से, मील प्लेट के नाम से सेव है। अब मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट चला गया। अब आपको देखना है स्क्रीनशॉट तो मैं दिखा देता हूँ। हमारा ये प्रोजेक्ट था मील प्लेट, इधर पे गया ये मील प्लेट, ओके। इसमें देखो सेटअप सीट पे जाएंगे और यहाँ पे स्नैपशॉट, और देखो ये आ गया स्नैपशॉट, ये सीट पे व्यू आएगा। और अभी सीट नहीं आया है, अभी जो जस्ट हम लोगों ने स्नैपशॉट केवल लिया है। फिर पावर मिल में आएंगे। अब क्या करेंगे, ये देखो एनसी जनरेट करने के लिए ये वर्क प्लेन देना होता है। क्या देना पड़ता है इसको, जैसे मैंने दे दिया फिनिश, दे दिया मैंने, ठीक है? हमारा फिनिश का है। एनसी प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रीफरेंस में जाएंगे, ठीक है? और यहाँ पे हमारा ये यूज़ प्रोजेक्ट ऑन है, जहाँ पे मैंने सेव कराया ये प्रोजेक्ट वहीं पे एनसी जाएगा, उसके अंदर में ही एनसी जाएगा। आप इसको बंद कर दोगे तो कहीं दूसरी जगह ही फेंक देगा। इसको ऑन रखना है। आउटपुट वर्क प्लेन, हमें किस वर्क प्लेन से प्रोग्राम जनरेट करना है, तो हम यही बताया ना हमारा फिनिश, तो हम सिलेक्ट कर देंगे फिनिश। मॉडल लोकेशन क्या है, हमारा वर्क प्लेन है। वर्क प्लेन सिलेक्ट करने, जो भी नाम रहेगा, जैसे इसका आपने टॉप सेटअप दिया या फर्स्ट सेटअप दिया, जो भी दोगे वही यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। वर्क प्लेन आउटपुट वर्क प्लेन टॉप, और दूसरा मॉडल लोकेशन फोटो, ओके। अब पूरे प्रोग्राम चाहिए तो टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करके क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग, और एक एटीसी में बनाते हैं वो एक साथ जाते हैं। अब देखो ये सारे के सारे प्रोग्राम ये आ गए। अब इसके स्नैपशॉट चला गया। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेटअप सीट पे जाके प्रिंट ऑल कर दो, तो क्या करेगा ये कि सेटअप सीट क्रिएट कर देगा। ये देखो सेटअप सीट क्रिएट कर दिया। लैंडस्केप में देखना तो ऐसे देख लो। इसको कट करता हूँ मैं, आपको वहाँ से दिखाता हूँ जहाँ से अंदर से। कहाँ पे प्रोजेक्ट था हमारा, डेस्कटॉप पे था ना। हम आएंगे डेस्कटॉप पे, मील प्लेट, प्रोजेक्ट सीट ये आ गई HTML के फॉर्मेट में, ओके।
मैं ब्राउज़र पे ही ऑन कर देता हूँ। ये देखो प्रोजेक्ट जो भी नाम दोगे प्रोजेक्ट आ गया, ये इसका व्यू आ गया, और ये 1 नंबर प्रोग्राम रफ हो गया, आउटर फिनिश हो गया, प्रोफाइल रफ हो गया, प्रोफाइल रफ, रेस्ट, सेमी फिनिश, डेप्थ, ये कटर का डाया, कटर का टिप, ये पूरा डिटेल। टूल नेम मैंने कुछ नहीं डाला है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 1 रीड कर रहा है। जेड में कितना जाने वाला है यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है। इस पोजीशन को देख के आप टूल होल्ड आउट कर सकते हो, जो भी टूल कितना बाहर पकड़ना है। तो यहाँ से आपको सीट मिल जाएगी, तो आप देख लोगे कि भाई ये 33 mm जा रहा है, ये 29 mm जा रहा है, तो उस हिसाब से आप 5-6 mm जो भी प्लस करके पकड़ना है वो पकड़ सकते हो। उस टूल पाथ में कितना स्पिंडल का आरपीएम क्या रहेगा, फीड क्या है, स्टॉक कितना रखा है, टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, इस तरीके की एक सीट आप जनरेट करके ऑपरेटर को दे सकते हो। अब फिर से आ गए सॉफ्टवेयर में। अब मुझे ये प्रोग्राम सबके सब राइट करने हैं, तो एनसी प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करके राइट ऑल कर दो। ये सब प्रोग्राम राइट होके जहाँ पे प्रोजेक्ट सेव कराया उसी के अंदर में सारे के सारे प्रोग्राम जाएंगे, और जो राइट होता चला जाएगा वो देखो ग्रीन, उस जो जी बना है उसके बैकग्राउंड में ग्रीन होता चला जाएगा। तो वो 2 ग्रीन हो चुके हैं, तीसरा पोस्ट हो रहा है तो तीसरा भी ग्रीन है, तीसरा भी हो गया। ये देखो सब प्रोग्राम राइट हो गए, मतलब इनके बैकग्राउंड में ना ग्रीन हो गया तो राइट हो गए। अब देखना है तो हम डेस्कटॉप पे आ जाए, यही मैं फाइल खोल के रखा हूँ देखो मैं। अब इसके अंदर देखो उसने एक फोल्डर बनाया एनसी प्रोग्राम, उसके अंदर देखो सारे के सारे प्रोग्राम आ गए। ये रफ है, ये सारे प्रोग्राम आ गए। अब इसका मैं सिमुलेशन दिखाना चाहता हूँ। तो ब्लॉक हमारा कैलकुलेटेड है, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अब मैं एक साथ अगर सिमुलेट करना चाहूँ तो एटीसी में इनको कन्वर्ट कर देता हूँ। एनसी प्रोग्राम, क्रिएट एनसी, ये विंडो आ गया, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू एनसी प्रोग्राम कर देंगे। ऐड टू एनसी प्रोग्राम सब इधर आ गए, अप्लाई एक्सेप्ट, ये आ गया 1 नंबर। एटीसी में ऑटोमेटिक टूल चेंज कर करके चलता रहेगा, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, और इधर से मैं फुल स्पीड कर देता हूँ और 3D सिमुलेशन ऑन करेंगे। इसको मैं रोटेटेबल रख और इसको रेनबो। इसको अगर फिक्स करूं तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और प्ले। आउटर पे हम लोगों ने स्टॉक नहीं रखा ना, मैंने इसलिए क्या कर रहा है आउटर पे देखो थोड़े पे ही दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस करना है, फिर कल जो लेक्चर होगा वो देखते हैं कौन से टॉपिक पे रहेगा। ये रफिंग करेगा। सर वो पिन का नहीं बन पाया सर, बहुत ट्राई किया मैंने। किसका? वो सर एक पिन का आपको भेजा था ना मॉडल। अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, अभी इसी की बात कर देता हूँ। ये रफिंग का टूल पाथ है, उसमें मैं समझ नहीं पाया था। हाँ अच्छा, वो जो साइड में सरफेस निकालना था ना। हाँ सर, सरफेस जो निकालना था वो। हाँ कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ। देखो इसमें ये जो इसमें शैडो रेनबो ऑन करते हैं ना, तो इसमें जितना भी टूल पाथ चलेगा ना सबका कलर डिफरेंट होके आता है। तो इससे पता चलता है ना कि यहाँ पे टूल पाथ चल रहा है और यहाँ पे कटिंग चल रहा है। इसको चाहते तो यहाँ पे ऑटो ड्रॉ भी ऑन कर देते ना, साथ साथ में टूल भी दिखता। ये देखो वो जो स्मॉल कप्स बोलता हूँ ना मैं, स्मॉल कप्स, रिमूव स्मॉल कप्स, ये उसकी वजह से आया। देखो ये रेस चल रहा है। ये जो एक रेस्ट वाला 10 से चलाया था वो चल रहा है। ठीक है, चलो ये सिमुलेशन तो चलता रहेगा। आप जब बनाओगे तो अपना सिमुलेट करके देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, परफेक्ट चलेगा। अब वो जो आप कटआउट था उसको ख़त्म कर देता हूँ।